कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा जुलाई में आई वैक्सीन नहीं आई, जिस पर अब बीजेपी का पलटवार। नई सरकार के गठन के बाद आज से बंगाल विधानसभा का सत्र, राज्यपाल और सीएम ममता बनर्जी के बीच चल रही तल्खी के बीच सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। किसान नेता राकेश टिकैत को मिल रही धमकियों के बीच यूपी सरकार ने बढ़ाई टिकैत की सुरक्षा, अब सुरक्षा में तैनात रहेंगे 3 गनर। और रायबरेली पुलिस का बड़ा दावा, मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद पर चलवाई थी गोली, चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने की थी साजिश। नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 संग बैठक कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर मंथन किया। उन्होंने प्रदेश के सभी विभागों में सेवारत स्थायी अस्थायी कार्मिकों के सभी देयकों का तत्काल भुगतान किए जाने के भी निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि कार्मिकों के वेतन आदि से संबंधित भुगतान की फाइल कई समय से लटकी हुई है, तो उनका भुगतान किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भुगतान की फाइल कतई लंबित न रहे, अन्यथा की दशा में संबंधित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी। कोविड काल में जिन सरकारी अथवा अधिग्रहित निजी चिकित्सा संस्थानों ने सहयोग किया है, उनसे संबंधित सभी भुगतान प्राथमिकता से किए जाएं। चिकित्सकों, नर्सों जैसे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के देयकों, मृतक आश्रित लाभ के प्रकरण का तुरंत निराकरण किया जाए। देश में इस समय कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना के इस काल से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जरूरी है और इसी वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन का काम कुछ हद तक देश में धीमा हो गया है। इसी मसले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई है। बता दें कि राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द बड़ी संख्या में टीकाकरण करना चाहिए ताकि कम समय में अधिक लोगों को वैक्सीन लगे और सुरक्षा मिल सके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शासन के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से उन्हें 2 और गनर उपलब्ध कराए गए हैं। इस पर खुद राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यार रहती तो है, सिक्योरिटी की लगा तो रखी उन्होंने। हाँ, वे हमने बहुत कंप्लेंट यहाँ पे की। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि वो डिस्टर्ब करते हैं, न्यूसेंस करते हैं। बहुत लोग मारने की उसकी धमकियां देते हैं। तो इस तरह के जो लोग आते हैं तो बहुत लोग की हम कंप्लेंट करते हैं। 1-2 लोग इन्होंने पकड़ा भी, लेकिन उसको बेल मिल जाती है। सुधार दिख नहीं रहा, बिजली भी कम आवे, वोल्टेज कम देते हैं, ये सोच रहे कि यहाँ से भाग जाएं। हाँ, सुधार नहीं है कुछ भी इनमें, ना कोई सुधार नहीं। बिजली कम वोल्टेज देते हैं और गर्मी यहाँ पे है, बिजली रहे तो कुछ ठीक रहेगा। ये कटौती करते हैं बिजली में, पानी में कटौती कर रहे हैं। ये कहा भारत सरकार को कि बातचीत होनी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। कुछ किसान वापसी हटे, कुछ सरकार वापसी हटे, एक बातचीत से ही इसका समाधान निकले, ये उन्होंने कहा। क्योंकि वे भी कृषि मंत्री रहे हैं, तो उनका मेन ये था कि बातचीत से इसका समाधान निकालना जाए, ये उनका था। और ये ठीक है, विपक्ष के लोग अब कहने लगे सरकार को, और सरकार को बात माननी चाहिए। क्या लग रहा है सर, मानने की मान नहीं रहे। सरकार ये कह रही कि कानून वापसी नहीं लेंगे, बात कर लो। अब इंटरव्यू तो लेंगे भर्ती करने के, नहीं तो क्यों खामखा खर्चा करवा रहे उसका भी। आगे एक बालक वंश आवेगा और उसका इंटरव्यू लोगे
और तुमने तय किसी और को करा, क्या कर नौकरी से देने तुझे देने के नहीं, आ जा तू। तो जब तय कर ही लिया तो फिर बातचीत कहीं कर लेंगे, और 5-7 महीने में, 1 साल में, 3 साल में। ऐसा तो ये पट्टा लेकर आए नहीं कि हम यहाँ पे 17 साल राज हमारा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार को ये गलतफहमी है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी तो वो ये भ्रम निकाल दे। साथ ही संजय राउत ने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, नाना पटोले की चिट्ठी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं तो आपके माध्यम से देख रहा था। अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है किसी मंत्री के बारे में, वो भी कांग्रेस के मंत्री हैं, तो उस बारे में कोई नाना पटोले ही बोलेंगे। उसके पार्टी के बारे में मैं बोलना ठीक नहीं हो, या मुख्यमंत्री बोलेंगे या और कोई। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं देखिए, अभी ये जो मामला चल रहा है ईडी, सीबीआई या और भी केंद्रीय जांच यंत्रणा की तरफ से, ये क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या है मंशा, ये सबको मालूम है। ये सब करने से महाराष्ट्र की सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी, उसका मनोबल गिरेगा, ऐसा किसी को लगता है तो वो भ्रम में है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चाहे आर्मी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जो असली मांग तो बिल वापस लेने की है। 1.5 साल हो गया लोग सड़क पर बैठे हैं और अब अपनी जीत पर आ रहे हैं। देखिए, सरकार की एक भूमिका हो सकती है बिल के बारे में, चर्चा भी हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन चर्चा करना और उनकी जो मांगे हैं उसके ऊपर विचार करना, उसमें बहुत अंतर है। कृषि मंत्री जी ने नेताओं से सीधी बात करनी चाहिए, खुद जाकर गाजीपुर बॉर्डर पर। मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ उसमें से हल निकल जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि विवादास्पद कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज कर देने के बजाय इसके उस भाग में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। इस पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो तो सब इन बिलों के हक में थे। आज क्यों नहीं वो फार्मर्स को कन्विंस करते कि बिल उनके पक्षधर हैं, ये बिल उनके फायदे के बिल हैं। और सरकार तो 11 राउंड बातचीत कर चुकी, 12वें राउंड के लिए तैयार है। शरद पवार जी इनिशिएटिव ले 12 राउंड की बातचीत करा लें, परंतु शरद पवार ये बताते हैं कि इन बिलों में खामी क्या है, क्योंकि वो खुद ही इस बिलों के पक्षधर थे। तो इसलिए पहले वो खुद बता दें कि क्या बिलों में अमेंडमेंट चाहते हैं, सरकार से बातचीत करें, 12वें राउंड की बातचीत हो जाएगी। बड़ी देर करती आते 4.5 साल निकल गए, 6 महीने बचे हैं। 90,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ी करना था किसानों का, कुल 4,500 करोड़ कर्जा माफ़ी हुई। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन देना था जो 10वीं 11वीं 12वीं जाता है। किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया नहीं, कुछ गिनती के कुछ सैकड़ों में बच्चे जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आया। ये कहा था कि हम नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, 8 हफ्ते के अंदर गुटखा साहब की कसम खाकर कहा था। आज तक नशा मुक्त नहीं हुआ पंजाब, आज भी नशा की से तंग है पंजाब। फिर उन्होंने कहा था कि हम हर बच्चे को, हर परिवार में एक रोज़गार देंगे। क्या हुआ? तो असल में क्या कि देर हो गई है, असल में अब 6 महीने रह गए हैं, अब कुछ भी करें लोग समझते हैं। सिद्धू जी से एक स्टेटमेंट दिला दें कैप्टन साहब के पक्ष में। सिद्धू जी तो ओपनली कैप्टन साहब को कह रहे हैं कि ड्रग माफिया का साथ देते हैं, माइनिंग माफिया का साथ देते हैं, अल्कोहल दारू वाले माफिया का साथ देते हैं, शराब माफिया का साथ देते हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं ओपनली भ्रष्टाचार के कैप्टन साहब के ऊपर। तो मीटिंग का असर तब हो ना कि एक बयान दिला दें, पर असल में क्या है कि ये जो 10 जनपद की डाइनिंग टेबल की जो मीटिंग है, असल में पंजाब की दिक्कत वो है। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी चाहते हैं सिद्धू को, और सोनिया गांधी जी चाहती हैं कैप्टन साहब को। उसका नुकसान पंजाब में हो रहा है। इनकी जो परिवार की लड़ाई है उसका नुकसान आज पंजाब भुगत रहा है। देखिए, ये जो राजनीतिक से प्रेरित आरोप लगाए जा रहे हैं वो जानकर कर रहे हैं। हम तो ओपनली चैलेंज दे रहे हैं, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जाकर ऑर्डर लें। असल में क्या है कि राजनीति के चलते चुनाव सामने है, इसलिए राजनीति से प्रेरित होकर सब। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर डीजीपी ने कहा कि जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि ड्रोन सीमा पार से चलाए गए थे या सीमा के अंदर से। ऐसे संकेत है कि लश्कर ए तैयबा इसके पीछे है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी दर्जनों गतिविधियों को अंजाम दिया है जिसमें हथियार और आईईडी गिराना शामिल है।
पुलिस मुखिया दिलबाग सिंह सरदार पृथ्वीनंदन सिंह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में टेलीकॉम के 508 प्रशिक्षुओं के साथ साथ 2 डीएसपी और 28 सब इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड में पहुंचे थे। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि उसी रात हमने ड्रोन की मदद से एक रेडीमेड आईईडी बरामद किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो ये पाकिस्तान से आया था। पूछताछ और जांच के दौरान ये पाया गया कि लश्कर तैयबा ने इसकी साजिश रची थी। हम इस हमले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं। Use of drones is very much established. We have strong evidence against them. We already have number of cases. Even during the same night, an ID was sent by Lashkar-e-Taiba through drone, and that ID was to be planted at some crowded place. We were luckily having an input. We were able to intercept. We were able to arrest the person who was to receive that ID and plant it further. We have interrogated him. Certain further linkages have come to notice. We are working on them also. But just Lashkar-e-Taiba is involved in a big way. And the fact that Lashkar-e-Taiba is being operated from Pakistan, that cannot be denied. Sir, the nature of explosive has been... Yeah, RDX has been found in the ID that was fabricated, and further probe and all, what nature of ID, what was or the other materials used in it, that is also being probed. कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन का मुद्दा देश में राजनीति का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर कोविड को मोविड कहकर इसी राजनीति को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया था। आपको बता दें कि आज मोविड कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निशाना साधा गया था, उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। राहुल गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट के जरिए कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सरकार से सवाल किया था। उन्होंने लिखा था कि जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पिछले 11 दिनों के अंदर देश में 6 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है, जो औसतन रोजाना लगभग 62 लाख वैक्सीन की डोज है। और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने 24 घंटे में 62 लाख और 11 दिन में 6 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन दी हो। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है, एक सुरक्षा कवच दिया है। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत, यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति? ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की जनता को सुरक्षित कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं,
जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी 11 दिनों का ये डेटा है, भारत में 6,85,00,000। मुकुल गोयल ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी के पद पर शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ ग्रहण करने के बाद मुकुल गोयल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गए, जिसके बाद मुकुल गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरह से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पुलिस काम करेगी, इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है। आज के दौर में पुलिस के काम में जब तक तकनीक का इस्तेमाल न किया जाए तब तक कमियां हमेशा रहती हैं। तकनीक का पुलिस के काम में इस्तेमाल कर लोगों को मजबूत व्यवस्था दे पाए, ये प्रयास रहेगा। तो वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि पुलिस कई बार छोटे छोटे अपराधों को नजरअंदाज कर देती है, जो कि बाद में बड़े अपराध बन जाते हैं। सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी, चाहे वो किसी स्तर के हो, जनता से सीधे जुड़ें, संवेदनशील बने, ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो, अपराध भी नियंत्रित रहें। कई बार छोटे छोटे अपराध को पुलिस नजरअंदाज करती है, जिसमें पब्लिक सफर करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान थाने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको शाबाशी दी जाए और जहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाएं, ये। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर हमला बोलते हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट पर भी आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ने ही देश के किसानों के खिलाफ इस तरीके के कानून को लाती है और भरी सर्दी में और अब भीषण गर्मी में किसान डटे हुए हैं। सरकार को लगता था कि ये 10-15 दिन का खेल है और फिर किसान अपने घर चला जाएगा। आज किसान को बैठे हुए 7 महीने हो गए, 200 से ज़्यादा दिन हो गए। उन्होंने सर्दियां झेली हैं, सर्दियों की बरसात झेली है, अब चिलचिलाती दिल्ली की लू झेल रहे हैं, कोरोना झेला। और आज भी सरकार का ऐसा निर्दयी और क्रूर रवैया है कि सरकार कह रही है कि हम बातचीत तो करेंगे मगर इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे। आप सोचिए, बातचीत किस लिए? बातचीत का मुद्दा ही है कि ये 3 कानून जो हैं देश विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, कुछ व्यापारियों को फायदे के लिए लाए गए हैं। अगर आप उनको ही वापस नहीं लेंगे तो फिर किस बात की बातचीत है? मुझे लगता है कि बहुत निंदनीय है। सरकार अपने अहंकार के अंदर चूर होकर अपने लोगों को इग्नोर कर रही है और इसका खामियाजा जो है इन्हें आगे आने वाले राज्य सरकार के चुनाव के अंदर। देखिए कितनी मजेदार बात है, मुझे लगता है कि विश्व के इतिहास में पहली बार सुना होगा कि जिसके ऊपर आरोप है
आरोप किसके ऊपर है? ट्रस्ट के ऊपर है कि ट्रस्ट के लोगों ने जमीन की खरीद फरोख्त के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और ट्रस्ट ही अपने आप को क्लीन चिट दे रहा है। ये संभव नहीं है। कल भी जो प्रेस वार्ता ट्रस्ट ने की, आप उसमें देखें कि पत्रकारों के सीधे सीधे सवालों का जवाब भी ट्रस्ट के पास नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट जो है बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो कर रहा है। और जो एफआईआर दर्ज कराई है हमारे सांसद संजय सिंह जी ने, उसकी जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और उसके अंदर साफ होगा। खुद जिसके ऊपर आरोप लगाए वो खुद को कैसे क्लीन चिट दे सकता है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ट्रस्ट के ऊपर ही आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने जो चंदा दिया, उस चंदे के अंदर हेराफेरी की और उसके अंदर पंजाब कांग्रेस में जारी कलह खत्म करने के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से जल्द बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पार्टी आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू पर मेहरबान नजर आ रहा है और उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि मुझे लगता है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। कुछ अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि जब वो अपने नेताओं के पास आए हैं तो एक कुछ पॉजिटिव एजेंडा के साथ आए होंगे, कुछ सुझावों के साथ आए होंगे, कुछ बातें उनकी होंगी। यहाँ तक कि यदि कुछ लोगों की समस्याएं लेकर के आए होंगे तो वो भी कांग्रेस की मदद ही करेगी। तो उनका आना, राहुल जी से, प्रियंका जी से मिलना एक अच्छा संकेत है और इससे चीज़ों को रिजॉल्व करने में हमें सहूलियत मिलेगी। कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने किसानों को लेकर कहा कि सरकार में घमंड आ गया है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी अपना बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तब उठाई जाती है जब कोई बात नहीं होती है। आग लगती नहीं है तो धुआं नहीं उठा करता। चंपत राय जी पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे, ये जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय की है, सुप्रीम कोर्ट की है और राज्य सरकार की है कि अगर गंभीर आरोप लगे हैं तो सरकार को जांच करानी चाहिए। राज्य में योगी आदित्यनाथ अपने आप को ईमानदार सरकार बताते हैं। अगर ट्रस्ट पर, किसी मेंबर पर दामन में दाग लगे हैं तो दाग तब साफ होंगे जब जांच होगी, और जांच वो भी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नरेंद्र सिंह तोमर सरकार के वो इक्के हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, सत्ता का मोतियाबिंद हो गया है। इतनी समय से किसान शहादत दे रहा है, 300 से ज्यादा शहादत हो गई है। क्या कृषि मंत्री को समझ में नहीं आ रहा? देश की सरकार को समझ में नहीं आ रहा? किससे पूछना चाहते हैं? क्यों नहीं सरकार पहल कर रही है? क्यों नहीं कोई इंटरव्यू होने जाएगा? क्यों नहीं किसानों के पास? कितना घमंड और अहंकार को कृषि मंत्री को। भाई ये लोकतंत्र है, आपको सांसद बनाया है, आपको देश ने मंत्री बनाया है, हमारे टैक्स के पैसे से आप खर्चा करते हैं, मगर आज किसानों की बात आती है तो आप घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे किसानों की साथ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भूमि खरीद में लगे घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों की खुद ही जांच करके अपने आप को क्लीन चिट दे दी है। इस मसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वहाँ पे किसी तरह ना कोई घोटाला था, ना कोई गलतियां थी, क्या कहेंगे सर? देखिए, वहाँ राम भक्त लोग सब काम में लगे हुए हैं और जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, वो सब रामद्रोही टाइप के लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का सदा विरोध किया है, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है। वह लोग अगर राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में इस प्रकार की कोई बात करते हैं तो वो सरासर, इससे उनको दर्द हो रहा है और उनका दर्द दूर नहीं होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर भव्य बनेगा और राम जी का काम रुकेगा नहीं। क्या कहेंगे? नहीं, वो जिस मुद्दे पर बात करना चाहें कर लें, उनको पता ही नहीं है। वो घर के अंदर बैठे रहते हैं, घर के अंदर बैठे रहते हैं, भाजपा का संकल्प पत्र उठा के पढ़ते, उनको मालूम होता संकल्प पत्र के जो वादे हैं सब पूरे कर दिए गए। 2 बच्चे हैं उसको भी पूरा कर रहे हैं हम लोग, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो हवा में तीर मारते हैं जिसका कोई फायदा उन्हें नहीं। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टी है, दलितों की विरोधी पार्टी है, पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, आगड़ों की विरोधी पार्टी है। ये किसी की सगी पार्टी है ही नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में कुछ पसंदीदा लोग ही सरकार चला रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कई महीनों से, बल्कि मैं कहूं कई वर्षों से आप कह रहे थे, एक प्रिय लाल फीताशाही के कुछ लोग
प्रिय ब्यूरोक्रेट, नौकरशाहों ने बिहार को इस प्रकार कब्जे में प्रशासन को ले रखा है कि जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं। आप विधायक हो, मंत्री हो, पार्षद हो, माने नहीं रखता। वो एक सेलेक्ट कोटरी है 3-4 लोगों का, उसके अलावा 1-2 मीडिया के साथी। ये लोग बिहार चला रहे हैं। बाकी तो नाम मात्र के लिए सही कहा उन्होंने, एक लाल बत्ती की गाड़ी, 2-4 अमला चपरासी वगैरह, बाकी निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के बारे में शायद जो सब जानते हैं, एक बार फिर से वो सामने। कई दिन से कह रहे थे, कई वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें चुन करके आए लोगों की कोई महत्ता नहीं। जब लोग संकट में होते हैं तो किसको देखते हैं? अपने जनप्रतिनिधि को देखते हैं। आपने जनप्रतिनिधि को पूरी तरह खारिज कर दिया। छोड़िए हमारी बात, आप जदयू के या भाजपा के किसी विधायक मंत्री से ऑफ कैमरा बात करके देख लीजिए, वो बता देंगे कि हमारी कुछ नहीं, हमें तो बताया जाता है कि यहां दस्तखत करिए, यहां दस्तखत करिए। सब कुछ वो 5-6 नौकरशाह की टीम है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कई मुद्दों को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस कानून को वापस लेने में क्या परेशानी है? लोकतंत्र में जिद से काम नहीं चलता है। जनता के सामने, किसान के सामने झुकने से उनकी इज्जत बढ़ेगी। और यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये देश न राजनीतिज्ञों ने बनाया है, न राजनीतिक पार्टीज ने बनाया है, ये देश किसानों ने बनाया है। आज मुझे नहीं मालूम वो इस बात को क्यों भूल। घर के अंदर बैठ के इन मुद्दों को उठाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। संवाद निश्चित तौर से होना चाहिए। बगैर बातचीत के राजनीति में कुछ नहीं हो सकता है। संवाद जरूरी है, लेकिन घर के अंदर संवाद होना चाहिए। घर के बाहर होगा तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसके अंदर सीनियर लोग मौजूद हैं, बैठ के चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा शिंदे जी तो जिससे चाहे मुलाकात करके अपनी बात कह सकते हैं। राजनीति में यही एक रास्ता होता है। ऐसा तो नहीं होता कि सड़क के ऊपर खड़े होकर संवाद किया जाए। शिंदे जी जा सकते हैं सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास, उनसे जाके अपने विचार रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, जब पार्टी के अंदर के बड़े नेता कहेंगे तो दूसरे राजनीतिक दल तो टिप्पणी करेंगे। मुझे संजय रावत से कोई शिकायत नहीं है। जब शिंदे जैसी हैसियत के लोग इस तरीके के सवालात उठाएंगे तो दूसरे राजनीतिक दलों के नेता तो जरूर उस पर टिप्पणी करेंगे। इसीलिए संजय रावत जी को भी ये मौका मिला कि वो इस पर टिप्पणी करें। वैक्सीनेशन पर सियासत लगातार जारी है। अब ऐसे में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए लाठी चली है, भगदड़ मची है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी छवि बचाने के लिए वैक्सीन दूसरे देशों को दे दी है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मजाक हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि टीका अभियान बहुत तेजी पर, और दूसरी तरफ कल लाठी चली है, भगदड़ मची है। जब टीका लगवाने लोग पहुंच रहे हैं तो वैक्सीन है नहीं, क्योंकि 82 देशों को मोदी जी ने अपनी तस्वीर, अपनी सूरत चमकाने के लिए बेचने की इजाजत इनको दे दी। और अब जब लोग लगवाना चाहते हैं तो देश में वैक्सीन ही नहीं। ये भारत माता और भारतवासियों के साथ जो किया गया है, यह अक्षम्य अपराध है केंद्र सरकार का। वैक्सीन हमको नहीं मिल रही, हमारे लोग मर रहे हैं, और आप अपनी तस्वीर ठीक करने के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए दूसरे देशों को दान कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और पूंजीपतियों की तिजोरी भर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। जो कार्यक्रम दिया गया था उसमें यह था कि दिसंबर तक सबको लग जाएगी, और यह कहा गया था जुलाई में इतनी, अगस्त में इतनी, सितंबर में इतनी। उस समय हमने चुनौती दी थी, यह गलत आंकड़े साबित हो गए। जुलाई में लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, और वैक्सीन उपलब्ध नहीं, लोग लौट के आ रहे हैं, और जो वैक्सीन आनी थी वो आई नहीं। अरे 20 लाख, 25 लाख, 5 करोड़ आने से काम नहीं चलना है। अभी तो आपने मुश्किल से 4-5% लोगों को लगाई है, 95% अभी बाकी हैं। मोदी जी, आपने देश की वैक्सीन दूसरों को बेचकर
हमारे भारतवासियों को जो तरसाया है, आज उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है, खुद से सोचिएगा, विचार करिएगा। वो एक अक्षम्य भूल है, अक्षम्य। दहिसर इलाके में बुधवार को हुई ज्वेलरी शॉप में लूट और उसके मालिक की हत्या की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 300 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इसमें हत्या में शामिल 3 शूटर और रैकी करने वाले 2 आरोपी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी सूरत से की गई है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या और लूट की साजिश मध्य प्रदेश के इंदौर में रची गई थी और साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। दहिसर फायरिंग की गुत्थी को दहिसर पुलिस ने महज 10 घंटे में सुलझा लिया। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 पिस्टल सहित 300 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी ने बताया है कि यह 5 आरोपी इंदौर से मुंबई आए थे। हालांकि लूटपाट के इरादे से ही आए थे। इनको एक सुपारी दी गई थी कि किस तरह से शैलेंद्र पांडे को लूटना है। इस दौरान अगर शैलेंद्र पांडे हूटर दबाने की कोशिश करता है तो तुरंत उसको गोली मार देना। लिहाजन अगर हूटर बजेगा तो दरवाजा ऑटो लॉक हो जाएगा और आरोपी पकड़े जाएंगे। सिर्फ इसी वजह से शैलेंद्र की हत्या की गई है। इस पूरे मामले में एक मुख्य सरगना अभी भी फरार है, लेकिन जिस तरह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस पर साफ तौर पे जाहिर होता है कि लूटपाट से पहले ये दोनों शख्स ने इंदौर में 10 राउंड फायरिंग की थी और ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद मुंबई में आकर लूटपाट को अंजाम देने वाले सर ईस्ट में ओम साईराज ज्वेलर्स शॉप में सीरियस रॉबरी विथ मर्डर की इंसिडेंस हुई थी, जिसमें ज्वेलर दुकान में आने के बाद, दुकान खोलने के बाद इमीडिएटली 3 रॉबर्स अंदर घुसे। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रॉबर पे फायरिंग हुई, जिसमें उनकी जान गई और वो वहाँ से एक स्कूटी जैसी बाइक लेके वहाँ से फरार हुए। जो स्कूटी का डिस्क्रिप्शन था और जो आरोपियों का डिस्क्रिप्शन था, वो एक गाड़ी परसों ही चोरी को गई थी, एक्टिवा, उससे मैच हो गया। वहाँ विटनेसेस ने कुछ जानकारी दी। बेस्ड ऑन दैट जो एक्टिवा चोरी हुई थी उसमें जो चोर आए थे, वो चोरी करने चोर आए थे, वो एक होंडा सिटी कार में आए थे। वहाँ तक हमारी टीम पहुँची और उसके बाद ओनर की प्रॉपर इंटरोगेशन, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का प्रॉपर तपास करने के बाद 3 आरोपियों के हरियाणा के रेवाड़ी में जिले में हो रहे वाहन चोरी को लेकर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को काबू कर लिया है और उनसे चोरी किए कुछ वाहन, हथियार, कारतूस और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चोरों ने जिले में वाहन चोरी की अनेक वारदातों का भी खुलासा किया है। वहीं थाना मॉडल टाउन में पत्रकार वार्ता में उप पुलिस अधीक्षक अमित भाटिया ने बताया कि 11 जून को नरेंद्र यादव ने अपनी ब्रेजा कार सेक्टर 4 स्थित अपने मकान के समक्ष खड़ी की थी, जो रात को चोरी हो गई। नरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर जांच शुरू की और बीती शाम 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सभी आरोपियों को मॉडल टाउन थाना पुलिस द्वारा अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट जो रेवाड़ी है उसमें एक जो वाहन चोर गिरोह था वो सक्रिय था और पिछले 10 दिन के दौरान इन व्यक्तियों ने 5 जो व्हीकल्स थे उनको चुराया था। तो इस संदर्भ में जो CIA रेवाड़ी है, इंस्पेक्टर सत्येंद्र के अंडर, इन्होंने इसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है। इन्होंने एक पूरा जो ये गिरोह था, वाहन जो चोर थे, इस गिरोह को पकड़ा है और इस गिरोह में ये 5 सदस्य हैं। इनको मौके से ही हमने गिरफ्तार किया है और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इन सभी ने कबूला है कि इन्होंने 5 व्हीकल्स रेवाड़ी ज़िले से और 3 अन्य व्हीकल जो NCR रीजन है वहाँ से इन्होंने चुराए हैं। तो 8 व्हीकल्स चोरी इन्होंने कबूली हैं। माननीय अदालत में इनको पेश किया गया था और वहाँ से 4 दिन का पुलिस रिमांड इन सभी एक्यूज़ का हमने लिया है और आगे की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 3 व्हीकल हम इमीडिएटली इसमें रिकवर कर चुके हैं और जो
फर्दर जो एज पर देयर डिस्क्लोजर जहाँ पे भी इन्होंने रिवील किया है, हमारी टीम्स रेड्स कर रही हैं और शीघ्र ही अन्य भी जो व्हीकल्स हैं उनको रिकवर करेंगे। यूपी के मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम मद्रापुर में 3 सगे भाइयों के बीच पट्टे की जमीन को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी पंचायत वर्तमान प्रधान मुन्नी देवी और उनके परिवार के आनंद दिवाकर जोड़ सिंह महेश दिवाकर की थी। इस पंचायत को पूर्व प्रधान राजेश पांडे ने माननीय से इसलिए इनकार कर दिया था कि पप्पू पट्टे की जमीन को अपने कार्यकाल में दिया था, जिसको लेकर वाद विवाद होने लगा था और दोनों पक्षों में फायरिंग होने लगी थी। फायरिंग में पीएससी कर्मचारी महेश दिवाकर की गोली लगी थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं उपचार के दौरान सैफई मेडिकल हॉस्पिटल में कर्मचारी ने दम तोड़ दिया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजेश पांडे और संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें हत्या के मामले में जेल भेजा गया है। गांव में विवाद के चलते करहल क्षेत्र के नगलागढ़ी मढ़ापुर गांव में एक सनसनीखेज घटना कारित की गई थी, जिसमें कि एक पीएससी कर्मी चतुर्थ श्रेणी का था और एटा बटालियन में तैनात था। उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और इसमें मुख्य अभियुक्त जो राजेश पांडे है, मैं लाइसेंसी पिस्टल के 32 बोर की है और कुछ कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया है। इसका साथी जो संजीव है, ये भी अरेस्ट किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त हैं, प्रियम और नवीन, इनको भी शीघ्र ही हम लोग अरेस्ट कर लेंगे और इनके निरस्तीकरण के लिए, लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट भी दे दी गई है। इसमें पिस्टल और साथ साथ DBBL का प्रयोग हुआ था। मथुरा में डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सक से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धर दबोचा है। दरअसल आरोपी डॉक्टर को रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दे रहे थे। आरोपी डॉक्टर से 3 लाख रुपए और कार की मांग की जा रही थी। वहीं पुलिस ने एक आश्रम को खाली कराने और 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रंगदारी व चौथ मांगने के 2 मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने व ना देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ उसकी भुआ को भी इस षड्यंत्र में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसी प्रकार थाना वृंदावन में एक आश्रम पर कब्जा करने की नीयत से आश्रम वासियों को परेशान करना, उनसे रंगदारी और चौथ मारना और उसमें अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके 24 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों को अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से परेशान करता है, रंगदारी मांगता है, चौथ मांगता है या जान से मारने की कोई धमकी देता है, आपके व्यवसाय में व्यवधान डालता है, तो तत्काल पुलिस को बताएं। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध। कोरोना काल में जहां लंबे समय से लॉकडाउन की स्थिति है और पिछले 1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर दिखाई दे रहा है, इसी कड़ी में औरंगाबाद में एक 6ठी कक्षा की छात्रा ने ऐसा काम किया जिसे हर कोई सराह रहा है। दरअसल छात्रा ने कुछ किताबों को इकट्ठा कर एक मोहल्ला लाइब्रेरी बच्चों के लिए खोली है, ताकि जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है वो कम से कम पुस्तकों के अभाव में पढ़ाई न छोड़े। हमने मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू की थी। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन से तो टोटली स्कूल बंद है, इसलिए बच्चे तो सिर्फ दिन भर खेलते ही रहते थे, बहुत शोर करते थे, जिससे कुछ जो पढ़ते थे बच्चे उनको बहुत डिस्टर्ब होता था और उनकी भी ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी। इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं गली के बच्चों के लिए कुछ करें। फिर हमने सोचा गली में क्यों, बहुत सारे गलियों में ऐसे, इसलिए हमने पूरे मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया। हमको पिछले साल चिल्ड्रन डे के मौके पर पप्पा ने 150 बुक्स गिफ्ट दी थी और हमारे पास और कुछ 150 बुक्स थी और उसमें पप्पा ने और 150 बुक्स डाल के लाइब्रेरी हमने शुरू की, जिसमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 से ज़ायद किताबें इसमें मौजूद हैं। रोज़ बच्चे आते हैं, एक बुक लेकर जाते हैं। कुछ बच्चे 2 दिन में 3 दिन में वापस जाते हैं और एक छोटी सी बच्ची आती है 4 साल की, रोज़ बुक लेकर जाती है। हमने उनसे पूछा एक दिन
तुमको पढ़ना तो इतना पढ़कर सुना। तो उन्होंने बोला हमको पढ़ना नहीं आता। हमने बोला अच्छा फिर तुम लेकर क्यों जाते? तो बोले हमारे दादी पढ़ के सुनाते, फिर पापा अलग पढ़ के सुनाते, फिर मम्मी अलग पढ़ के सुनाते, चाचू अलग पढ़ के सुनाते। हमने बोला अच्छा। तो फिर बोले वो सब हमको पढ़ाते, फिर उसके बाद हमको बुकाती। देखिए हमने एक कंसेप्ट शुरू किया हमारे बेटी के बोलने मरियम के। जो लाइब्रेरियाँ हैं हम देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, लेकिन बच्चों के लिए कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। और आज के हालात में ऐसा हो गया कि जो लोग कहते हैं कि किताबें बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो ये बात गलत है। हम उनको घर में किताबें लिया के देते ही नहीं है। हमारे घर में सब आ रहा है, खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही है, फल आ रहे हैं, लेकिन किताब नहीं आ रही। तो इसको हमने ध्यान में देखते हुए ये किया कि महिला लाइब्रेरी खोली जाए, जहाँ के बच्चों को फ्री में किताबें दी जाए। बच्चे आएंगे, किताबें ले आएंगे, पढ़ के ला के वापस करेंगे। तो हम इसमें कामयाब हुए हैं। अभी तक हमने शहर में 11 लाइब्रेरी शुरू कर दी है, जहाँ पे बच्चों को फ्री किताबें दी जाती है। हर लाइब्रेरी से तकरीबन 200-300 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हम समझते हैं कि कम से कम इस वक्त शहर में 2000 बच्चे हमारी किताबें पढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को हमेशा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना होता है और समाज को बचाना होता है। महामारी में पुलिस विभाग सहित सभी संस्थान दिन रात काम कर रहे हैं। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।